हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आइए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। 1 अप्रैल के सभी करंट अफेयर को आज के इस सेशन में हम डिटेल में एक एक फैक्ट के साथ यहां पर डिस्कस करेंगे। आराम से सेशन को देखिएगा एंड तक। पीडीएफ आपको क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सबसे पहला क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर का हमारे पास, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब मनाया जाता है? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। तो ये मनाया जाता है हर साल 21 जून को। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसकी थीम को डिक्लेयर किया गया है। तो क्वेश्चन हमारा इसी से है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या घोषित की गई है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की थीम रखी गई है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। आंसर हो जाएगा आंसर सी। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल योग दिवस की थीम को हाल ही में अनाउंस किया है। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के ही प्रयासों से, एफर्ट के माध्यम से ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने सबसे पहली बार 2014 में घोषणा की थी कि हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाएंगे, और उसके बाद पहली बार इसे मनाया गया था 21 जून 2015 को। 2014 में घोषणा की गई थी और 2015 में पहली बार यह डे मनाया गया। तब से लेकर हर साल 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के रूप में मनाया जाता है। कब से? 2015 में पहली बार शुरुआत। देखिए 2025 की थीम जो नई डिक्लेयर की गई, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, और 2024 में जब इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया था तो योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी थीम रखी गई थी इंटरनेशनल योगा डे की। अब यहां पर अभी ये थीम अनाउंस की गई है, लेकिन यहां पर हमें मार्च मंथ में जो अदर डे है इंपॉर्टेंट, उन पर एक बार हम नजर डाल लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे की बात करें, ये थोड़ी से यूनिक है। सभी डे आप अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये थोड़े से यूनिक है और एग्जाम में आजकल ये पूछे जा रहे हैं। तो वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 21 मार्च को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाता है 21 मार्च को। वर्ल्ड स्पेरो डे की बात करें तो 20 मार्च को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को ही। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है कब? 23 मार्च को। और वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है 23 मार्च को ही। तो याद रखिएगा इनको, इनसे हमने बार बार एसएससी में क्वेश्चन देखे हैं, तो इनको यहां पर मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो इसका 90 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है आज 1 अप्रैल को। आपको पता होना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, उसकी स्थापना अंग्रेजों के शासनकाल में की गई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 में। और अभी 2025 में इसका 90 फाउंडेशन डे के रूप में मनाया जा रहा है, 90 फाउंडेशन डे। तो कैजुअल इंफॉर्मेशन यहां पर हमको मिल गई है कि कौन सा स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे कौन सा है और कब मनाया जाता है, ये तो क्लियर हो जाता है। लेकिन आरबीआई के बारे में जो जनरल इंफॉर्मेशन है बार बार एग्जाम में रिपीट होती है, तो उसको देखिए। स्थापना दिवस आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से की गई थी, है ना। जो स्थापना की गई थी उसके लिए आरबीआई एक्ट लाया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर। तो कभी अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछे कि किस कमेटी की सिफारिश पर आरबीआई का गठन किया गया, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। राष्ट्रीयकरण कब किया गया, यह क्वेश्चन पूछे तो 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। महाराष्ट्र के मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत यह काम करती है। इसके अलावा अगर आरबीआई के वर्तमान गवर्नर की बात करें तो यह संजय मल्होत्रा है, और आरबीआई के पहले गवर्नर पूछे जाते तो एक अंग्रेज थे 1935 में, सर ऑसबॉर्न स्मिथ, जो कि 1935 से लेकर 1937 तक आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर रहे थे। आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर पूछे तो ये आरबीआई के तीसरे गवर्नर थे, सीडी देशमुख। ये 1943 से लेकर 30 जून 1949 तक
आरबीआई के तीसरे गवर्नर थे, लेकिन पहले इंडियन गवर्नर। और इन्हीं के समय पर 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1 अप्रैल को जो अदर डे मनाए जाते हैं उसमें नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, इस बार इसका 7वां फाउंडेशन डे था। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंतर्गत ये मनाया जाता है। और 30 मार्च को लास्ट मंथ में राजस्थान राज्य का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया था। तो राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। ओके, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए गुड़ी पड़वा और ईद की सेल अभी भी कंटिन्यू है क्रेजी जी के ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर, जहां पर आपको सभी कोर्सेस अप टू 80-90% तक ऑफ में अवेलेबल है। आप चेकआउट कीजिएगा दोनों एप्लीकेशन को, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है दोनों एप्लीकेशन की, और आप प्ले स्टोर से भी इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। चेकआउट कीजिए, आपको डेली करंट अफेयर की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी वहीं मिलने वाली है, और काफ़ी सारी फ्री पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएगी। तो आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, और एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल है। जो भी आप अवेल करना चाहते हैं वहाँ पर जाकर आप अवेल कर सकते हैं। हाल ही में चर्चित टोंगा आइलैंड कहाँ पर स्थित है? तो टोंगा आइलैंड अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यहां पर 7.1 तीव्रता का एक भूकंप आया है। अभी देखिए, हमने म्यांमार के बारे में भी बात की थी। म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। म्यांमार बहुत वहां पर लॉस देखने को मिला। इसके बाद थाईलैंड भी बहुत प्रभावित हुआ था, जिसने अपने यहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर की है ना, भूकंप के बाद, अर्थक्वेक के बाद। और इंडिया ने म्यांमार की मदद के लिए एक ऑपरेशन भी चलाया है। कौन सा था? ऑपरेशन ब्रह्मा। अब एक और अर्थक्वेक आया है, ये आया है टोंगा आइलैंड पर, जो कि हमें दक्षिण प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। तो यहां पर साउथ पैसिफिक ओशियन में टोंगा आइलैंड लोकेटेड है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। देखिए, अगर हम पर्टिकुलर इसकी लोकेशन देखें ना, तो सदर्न पैसिफिक ओशियन में एक द्वीपी देश है जो कि पोलिनेशिया में स्थित है, और पोलिनेशिया ओशेनिया का पार्ट है। ठीक है, अब यहां पर आपको पोलिनेशिया और ओशेनिया में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व का जो समुद्री क्षेत्र है जहां पर बहुत सारे आइलैंड देखने को मिलते हैं, वो कहलाता है ओशेनिया। और इसमें भी इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है ऑस्ट्रेलेनेशिया, है ना, या ऑस्ट्रेलेशिया के नाम से जाना जाता है। एक मेलानेशिया के नाम से जाना जाता है। देखिए, इस वर्ड को याद रखिए, यह है ओशियनिया। आप यहां पर इसकी लोकेशन देखो, ऑस्ट्रेलिया के अगर हम पूर्व में चलते हैं तो यह आपको पार्ट देखने को मिलता है। यह पूरा पार्ट क्या कहलाता है? ओशेनिया के नाम से जाना जाता है। अब इसमें हमें जो 4 पार्ट देखने को मिलते हैं, उसमें एक है पॉलिनेशिया, जिसमें हमको टोंगा आइलैंड देखने को मिलते हैं। ठीक है, पॉलिनेशिया में एक माइक्रोनेशिया भी एक पार्ट है, एक मेलानेशिया पार्ट है, और अगर हम यहां पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इस पार्ट को ऐड कर देते हैं तो ये चौथा पार्ट बन जाता है ऑस्ट्रेलेशिया। तो ऑस्ट्रेलेशिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया इन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। मेलानेशिया में न्यू गिनी, फिजी, सोलोमन आइलैंड, वनुआतू इनको शामिल किया जाता है। इसके बाद अगर हम माइक्रोनेशिया देखें तो पलाऊ, मार्शल द्वीप, किरीबाती इन क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाता है। और पोलिनेशिया, जो कि अभी मैंने आपको बताया, जिसमें आपको देखने को मिलेगा क्या? आइलैंड, जिसकी हम बात कर रहे थे, टोंगा आइलैंड। ठीक है, ये स्थित है पोलिनेशिया में। तो यहां पर 4 क्षेत्र मैंने आपको बताए हैं ओशनिया क्षेत्र में। यहां पर टोंगा आइलैंड की बात करें, देश की बात करें, द्वीपी देश है जिसकी कैपिटल है नुकु अलोफा। इसकी करेंसी है पाआंगा, करेंसी का नाम है, थोड़ा सा अलग नाम है। और यहाँ के पीएम है वर्तमान में एसाके एके। तो इतना तो आई थिंक मुझे आप याद नहीं रख पाएंगे, और थोड़ा मुश्किल भी होगा। तो टोंगा आइलैंड, क्योंकि ये सुर्खियों में रहते हैं, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि लोकेशन का है। तो ये देखने को मिलता है हमें पोलिनेशिया क्षेत्र में, है ना, ओशियनिया के पोलिनेशिया क्षेत्र में, जहां पर हाल ही में 7.1 तीव्रता का भूकंप देखने को मिला है। ये पूरा क्षेत्र है ना, रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आता है, जो कि प्रशांत महासागर का रिंग ऑफ फायर। काफी बार मैंने आपको बताया है, वर्ल्ड के 80% से ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी हमें प्रशांत महासागर के ये तटीय क्षेत्रों में ही देखने को मिलते हैं। इसी में जापान भी आ जाता है, जहां पर बहुत भूकंप आते हैं, और
टोंगा आइलैंड भी इसी टेरिटरी या रीजन में आता है। 2025 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो 2025 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हाल ही में इसका आयोजन किया गया। इंडिया ने टोटल 10 मेडल यहां पर अपने नाम किए। कितने? 10। और 10 मेडल के साथ इंडिया है ओवरऑल अगर हम मेडल टेली देखें तो 8वें स्थान पर रहा। तो 2025 में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। कहां पर? तो आयोजन किया गया है जॉर्डन के अम्मान में, है ना। कौन सा एडिशन है? तो सॉरी, नाम क्या है? तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। पहले पुरुषों की और महिलाओं की कैटेगरी में यह रेसलिंग चैंपियनशिप अलग अलग होती थी, लेकिन अब एक साथ ही आयोजित की जाती है। अब जो ऑल ओवर मेडल टेली बनी है उसमें इंडिया ने 10 मेडल जीते, 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। और 10 मेडल में से एकमात्र जो हमारा गोल्ड आया ना, वो लेकर आई है मनीषा भानवाला। तो इन्होंने 62 किलोग्राम वेट कैटेगरी में रेसलिंग में ये गोल्ड जीता है। ऑल ओवर 10 मेडल के साथ हमारा प्लेस है 8वां। पहले नंबर पर ईरान रहा जिसने 17 मेडल जीते। जापान दूसरे नंबर पर रहा 21 मेडल के साथ। नॉर्थ कोरिया ने 13 मेडल जीते और इंडिया ने 10 मेडल जीते। इंडिया 8वें स्थान पर रहा। टॉप 3 और यह 8वां स्थान हमको याद रखना चाहिए। तो आयोजन पता चल गया जॉर्डन के अम्मान में किया गया। 25 से लेकर 30 मार्च तक 21वां एडिशन था इस बार। आयोजन एशियन एसोसिएटेड रेसलिंग कमेटी के द्वारा करवाया जाता है। मेंस की जो कैटेगरी की रेसलिंग है वो 1979 में शुरू की गई थी और विमेंस कैटेगरी शुरू की गई थी 1996 में। अब ये हर साल एक साथ आयोजित की जाती है। जो 20वां एडिशन था वो 2024 में किर्गिस्तान में आयोजित किया गया था और अब 21वां एडिशन जॉर्डन के अम्मान में आयोजित किया गया। इंडिया के 10 मेडल टेली में 8वें स्थान पर। भारतीय वायुसेना बहुराष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज इनियोचोस 2025 में भाग लेगी। इसका आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इनियोचोस एक्सरसाइज की बात करें जो कि एक बहुराष्ट्रीय एयरफोर्स एक्सरसाइज है। इसमें भाग लेने के लिए इंडियन एयरफोर्स जा रही है ग्रीस में, क्योंकि इसका आयोजन किया जा रहा है ग्रीस में। एयरफोर्स एक्सरसाइज है, नाम ध्यान रखिएगा, इनियोचोस। वैसे लास्ट बार 2 साल में एक बार आयोजित की जाती है। 2023 में भी इसका आयोजन ग्रीस में ही किया गया था और अब 2025 में भी इसका आयोजन ग्रीस में किया जा रहा है। 31 मार्च को यह शुरू हुआ और 11 अप्रैल तक ग्रीस के एयरबेस स्टेशन पर इसका आयोजन किया जाएगा, है ना। बहुराष्ट्रीय एयरफोर्स एक्सरसाइज है जिसमें 15 देश यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें से एक है इंडिया। अच्छा, उद्देश्य क्या है? अगर उद्देश्य की बात करें तो सभी देशों को एक मंच पर लेके आना, सभी देशों के मध्य में पीस स्थापित करना, शांति स्थापित करना, और इसके अलावा जो सभी देश हैं जो यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे उनके मध्य के मिलिट्री रिलेशन को मजबूती प्रदान करना। इनियोचोस अभ्यास को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य। एयरफोर्स एक्सरसाइज से 1980 के दशक में से शुरू किया गया था, तब से हर 2 साल में इसका आयोजन किया जा रहा है। 2023 में भी ग्रीस में आयोजित की गई और अब 2025 में भी इसका आयोजन ग्रीस में ही किया जा रहा है। यहां पर यह क्लियर। भारत की अन्य एक्सरसाइज वैसे मैंने आपको कल भी बताई थी, पर यहां पर थोड़ी सी अलग है। इनको देखो, ये अदर कंट्रीज है जिनके साथ इंडिया की एक्सरसाइज है। इंडिया और जापान के मध्य में धर्म गार्जियन, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट भी है। इंडिया और जापान की नेवी के मध्य में जिमेक्स का आयोजन किया जाता है। इंडिया और कजाकिस्तान की आर्मी के मध्य में प्रबल दोस्त एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। इंडिया और कजाकिस्तान की आर्मी के मध्य में एक खंजर एक्सरसाइज भी आयोजित की जाती है। इंडिया और मालदीव के मध्य में एक्वेरिन का आयोजन किया जाता है, कुछ समय पहले ही 2025 में आयोजित की गई। इंडिया और मंगोलिया की आर्मी के मध्य में नोमैडिक एलिफेंट काफी पूछा जाता है। इंडिया और म्यांमार की आर्मी के मध्य में इम्बेक्स। इंडिया और म्यांमार की नेवी के मध्य में भी एक एक्सरसाइज होती है, इसका नाम है इमकॉर। इंडिया और नेपाल की आर्मी के मध्य में सूर्य किरण, और इंडिया और ओमान की आर्मी के मध्य में अल नजाह, इनका आयोजन किया जाता है। पॉज करके पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट है।
आगे बढ़े, एक रिपोर्ट है यहां पर हमारे पास, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू इट वेल शीर्षक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। देखिए रिपोर्ट का इंटरनल डेटा हमसे नहीं पूछा जाएगा, है ना, रिपोर्ट में कुछ चीजों को एड्रेस किया गया है, कुछ की पॉइंट्स हाईलाइट किए गए, तो इंटरनल डेटा तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन रिपोर्ट के बारे में आ सकता है कि किसने जारी की। एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू इट वेल, रिपोर्ट को जारी करने का श्रेय दिया जाता है यूनेस्को को, है ना, आंसर हो जाएगा आंसर सी। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को ही यूनेस्को के नाम से जाना जाता है। तो इसने हाल ही में इस रिपोर्ट को जारी किया, पूरे वर्ल्ड में भोजन के न्यूट्रिशन क्वालिटी पर यह रिपोर्ट है, वो भोजन जो कि बच्चों को दिया जाता है स्पेशली, ओके, स्कूली बच्चों को, स्कूली बच्चों को, जैसे इंडिया में चलती है मिड डे मील, है ना, स्कूलों में दोपहर का भोजन दिया जाता है बच्चों को, तो उसी तरीके से स्कूली भोजन को जो न्यूट्रिशन क्वांटिटी है, जो सॉरी न्यूट्रिशन क्वालिटी है, उसको चेक करने के लिए उस पर आधारित ये रिपोर्ट है ना। अब इस रिपोर्ट में जो डेटा दिया गया है उसके बारे में मैं आपको कैजुअली बता देता हूं, पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। 2022 में रिपोर्ट में बताया गया, 2022 में लगभग 27% स्कूल फूड न्यूट्रिशन की सलाह के बिना ही तैयार किया गया था। जो स्कूल में जो फूड दिया जा रहा है वो जो ऐसे लोग, ऐसे विशेषज्ञ जो कि न्यूट्रिशन की जांच करते हैं, है ना, ऐसे जो भी विशेषज्ञ, उनकी सलाह के बिना ही स्कूल फूड को तैयार किया गया है 27% पूरे वर्ल्ड में, है ना। इसके अलावा जो 187 देशों को जिनको कैलकुलेट किया गया, उनमें से केवल 93 देशों के स्कूल ही ऐसे हैं जो कि फूड लेजिस्लेशन मतलब नीतियां, जो फूड को अप्लाई करने की, न्यूट्रिशन वाला फूड उनको देने की जो भी नीतियां है, खाद्य नीतियां जिनको कहा जाता है, उन नीतियों को लागू कर रहे हैं केवल कितने देशों के स्कूल, 93 देशों के स्कूल 187 में से, ओके। बहुत ही चिंताजनक है, मतलब स्कूल में बच्चों को कैसा भी खाना दे दिया जा रहा है। इंडिया में भी अभी अगर हम अदर जो ऐसे स्टेट हैं जो कि बैकवर्ड है, अगर हम उनको देखें जो कि आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, वहां पर भी मिड डे मील थोड़ा सा कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति है। सुधार के काम लगभग लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी हम उसमें बहुत पीछे। इसके बाद कहा गया है कि भैया केवल 65% देशों में ही स्कूल जो कैफेटेरियाज हैं, वो एरिया या फिर वेंडिंग मशीन्स में बेचे जाने वाले भोजन के लिए, मतलब जो स्टैंडर्ड है, जो मानक है, उसको फॉलो किया जा रहा है केवल 65% देशों में। तो ये बताया है यूनेस्को ने अपनी इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट का नाम क्या है आप तो इतना याद कर लो, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू इट वेल रिपोर्ट। किसने जारी की? यूनेस्को ने। तो आपको पता है जो विश्व धरोहर है वो भी यूनेस्को ही घोषित करता है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में की गई थी। हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में। 194 मेंबर कंट्रीज हैं और आंद्रे अंजोले वर्तमान में यहां के डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं यूनेस्को में। आगे बढ़ेंगे। 33वां कथक महोत्सव 2025, जिसमें दुनिया का पहला कथक साहित्यिक महोत्सव का भी आयोजन किया गया। यह कहां पर आयोजित किया गया? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में 33वां कथक महोत्सव हाल ही में आयोजित किया गया और यहीं पर पहला कथक साहित्यिक महोत्सव का भी आयोजन किया गया, है ना। कथक से संबंधित जो साहित्य हैं उनको प्रमोट करने के लिए कथक साहित्य महोत्सव है दुनिया का पहला। इसका भी आयोजन हुआ 33वें कथक महोत्सव 2025 के साथ में। कहां पर? नई दिल्ली। ओके। ये जो कथक महोत्सव आयोजित किया गया, इसमें भारत के जो 3 मेन कथक के घराने कौन कौन? लखनऊ, जयपुर घराना और बनारस घराना, इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी थी, है ना, कथक को प्रमोट करने के लिए। यहां पर स्पेशली हम कथक के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो क्लासिकल डांस है, इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है कथक, है ना। इसका अगर हम वर्ड का अर्थ देखें कथक का, तो कथा को नृत्य के रूप में समझाना,
है ना, जो कथा है ना, उसको नृत्य के माध्यम से समझाना, स्टोरी टेलिंग, नृत्य के माध्यम से। अब यहां पर जो मुद्राएं होती है कथक नृत्य शैली की, यहां पर मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूं, ये कभी आर्ट एंड कल्चर से पूछ ली जाती है। जैसे अर्धचंद्र, अराल पटाका, त्रिपताका, अर्धपताका, एसी मयूर, शुक्तुंड, मृगशीष, ये सारी मुद्राएं हैं। जब कथक नृत्य किया जाता है तो इन मुद्राओं का यूज किया जाता है नृत्य में। कथक के 3 घराने स्पेशल अभी मैंने आपको बताए, बनारस घराना, लखनऊ घराना और जयपुर घराना। इन तीनों घरानों में से जयपुर घराने का जो कथक है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहां पर क्या किया जाता है कि पैरों की हरकतों पर ज्यादा जोर दिया जाता है जब कथक क्लासिकल डांस किया जाता है जयपुर घराने में। बाकी दोनों घराने बनारस और कलकत्ता लखनऊ घराने में चेहरे के एक्सप्रेशन के माध्यम से, हाथों की हरकतों के माध्यम से, हाथों के माध्यम से, है ना, जो साइन होते हैं उनको प्राथमिकता ज्यादा दी जाती है। तो अलग अलग घराने के अलग अलग तरीके हैं कथक के। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 37th कथक महोत्सव से है, तो हमको इसको याद रखना चाहिए। इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? नई दिल्ली में किया गया। अब यहां पर कथक के जो फेमस व्यक्तित्व रहे हैं उनमें बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शोभना नारायण, महाराज कालका प्रसाद, विद्या गौरी अड़कर, सितारा देवी, उमा शर्मा, पंडित सुंदर प्रसाद। इनमें से सितारा देवी और बिरजू महाराज और लच्छू महाराज, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ेंगे। हिंदू नववर्ष के रूप में किस दिवस को मनाया जाता है? तो हिंदू नववर्ष के रूप में मनाया जाता है गुड़ी पड़वा, है ना। एक तो मराठी नववर्ष बोल लें या फिर हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है, जो कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। और इस साल ये जो दिन था वो 30 मार्च को था, है ना। तो 30 मार्च को अभी मनाया गया है गुड़ी पड़वा। हिंदू पंचाग का 9 वर्षीय माना जाता है, विक्रम संवत यहां से बदलता है। तो 30 मार्च को कौन से विक्रम संवत की शुरुआत हुई है या कौन सा विक्रम संवत शुरू हुआ है गुड़ी पड़वा से? तो ये 2082 है, विक्रम संवत 2082। और जो अभी हमारा कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर या अंग्रेजी कैलेंडर की अगर हम बात करें तो ये देखने को मिलता है 2025 का साल। जो विक्रम संवत है, क्योंकि वो 57 ईस्वी पूर्व शुरू हो गया था। उज्जैन के एक शासक थे राजा विक्रमादित्य, इन्होंने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में विक्रम संवत की शुरुआत की थी। तो इसीलिए जो अंग्रेजी कैलेंडर है उससे 57 साल आगे चलता है विक्रम संवत 2082 अभी चल रहा है। गुड़ी पड़वा से ये शुरू हुआ 30 मार्च को। अब देखिए, गुड़ी पड़वा जो नववर्ष है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से भी बनाया जाता है। जैसे उगादी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका के क्षेत्र में जो नववर्ष है वो उगादी के नाम से पुकारा जाता है। फिर चेटीचंड, सिंधी समुदाय में इस दिन को नववर्ष के रूप में मनाते हैं। नवरेह कश्मीर में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। और साजिबू चेरा ओबा, मणिपुर की मैतेई कम्युनिटी इसको नववर्ष के रूप में मनाती। और गुड़ी पड़वा के रूप में उत्तर भारत और मराठी जो समाज है वो मनाता है, मराठा बेल्ट। तो कब मनाया गया गुड़ी पड़वा? 30 मार्च को। ठीक है, हिंदू कैलेंडर की चैत्र मास शुल्क में ये मनाया जाता है, इसे भी स्पेशली याद रखिएगा। कौन से महीने में? चैत्र मास में। वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर दूसरा वैश्विक सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो सेकेंड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ, इसका आयोजन किया गया हाल ही में कोलंबिया में। उद्देश्य नाम से आपको समझ में आ जाएगा, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ। आयोजन किसने करवाया? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और एक संस्था है, और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ कोलंबिया, इनके सहयोग से कोलंबिया में इसका आयोजन किया गया। देखिए, 100 देशों के 700 से ज्यादा जो डेलीगेट्स हैं यहां पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उद्देश्य ये है कि एयर पॉल्यूशन को कम किया जा सके। एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए अलग अलग मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई और डिसाइड किया गया है कि 2040 तक
एयर पॉल्यूशन से होने वाली जो मौतें हैं ना, उनको 50% तक कम किया जा सके। एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल 7 मिलियन मौतें होती है एयर पोल्यूशन के कारण पूरे वर्ल्ड में। तो इसको लगभग 50% कम किया जाए 2040 तक, यह उद्देश्य ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ, दूसरी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है। आयोजन कोलंबिया में किया गया। यहां पर डब्ल्यूएचओ ने आयोजन करवाया, तो इसकी बात करेंगे। यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है डब्ल्यूएचओ, पूरे वर्ल्ड में हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए, ऐसे देश जो कि पिछड़े हैं, विकासशील है, उनकी देशों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए, और पूरे वर्ल्ड में हेल्थ के सेक्टर में काम करने वाली संस्था है डब्ल्यूएचओ। हेडक्वार्टर देखने को मिलता है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, और फॉर्मेशन हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। इसकी मेंबर कंट्री 194, और अगर हम डायरेक्टर जनरल देखें तो टेड्रोस एडनोम घेब्रेसस वर्तमान में डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल हैं। लास्ट क्वेश्चन एक और कॉन्फ्रेंस पर है जो कि इंडिया में हुई। इन्वायरमेंट 2025 नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो यह भी इन्वायरमेंट पर ही एक कॉन्फ्रेंस है, 2025 नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो इसका आयोजन करने का श्रेय दिया जाता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को। आंसर सी। एनजीटी का आपने नाम सुना होगा। इसने हाल ही में नई दिल्ली में इन्वायरमेंट 2025 नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इन्वायरमेंटल चैलेंजेस और सस्टेनेबल सॉल्यूशन पर चर्चा करना, इन्वायरमेंट को कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे सेव किया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना, इनकरेज करना, ऐसी कोई भी नीति, पॉलिसी या कार्य जो कि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनको बढ़ावा देना, यह उद्देश्य इन्वायरमेंट 2025 नेशनल कॉन्फ्रेंस को आयोजित किए जाने का। एनजीटी के द्वारा इसका आयोजन किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अब एनजीटी के बारे में कैजुअल फैक्ट देख लेते हैं। एक स्टेचुरी बॉडी, वैधानिक निकाय है ना, इसके लिए एक एक्ट लाया गया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, और इसके माध्यम से 2010 में एनजीटी की स्थापना की गई थी। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद इंडिया तीसरा ऐसा देश है जिसने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एक स्टेचुरी बॉडी बनाई है, वैधानिक निकाय बनाया है, बाकायदा पार्लियामेंट में कानून बनाकर। ऐसा करने वाला दुनिया का तीसरा देश है। और ये जो बॉडी बनाई गई वो कौन? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, इसके अंतर्गत ये काम करती है। उद्देश्य की है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, कैसे भी उसके लिए ऐसे मामले जो कि कहीं भी इन्वायरमेंट को हार्म करते हो उनका निपटान करना इसका काम है, उनका ध्यान रखना इस संस्था का काम है। 2010 में स्थापना की गई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और प्रेसिडेंट के पद पर जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं वर्तमान में, एनजीटी। ओके, तो यहां पर 1 अप्रैल के हमारे सारे करंट अफेयर डिटेल में हमने डिस्कस कर लिए, एक एक फैक्ट को आराम से समझा है हमने। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। तो क्वेश्चन आंसर ले लेंगे फटाफट, हम यहां पर रिवाइज कर लेते हैं। 34th सरस्वती सम्मान 2024 किसे दिया जाएगा? तो 34th सरस्वती सम्मान 2024 दिया जाएगा महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को। इसके बाद भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष को नियुक्त किए गए। तो भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष बने हैं CS शेट्टी। समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास इंद्र 2025 का 14th एडिशन किसके बीच आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया इंडिया और रशिया के मध्य में। नेवल एक्सरसाइज से किस नाम क्या है? इंद्र, है ना। आयोजन इंडिया और रशिया के मध्य में किया जाता है, और इस साल 14th एडिशन आयोजित किया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट हर साल कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 30 मार्च को हर साल। म्यांमार में भूकंप राहत के लिए
भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? अभी हमने इसकी बात की थी, कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन ब्रह्मा, म्यांमार में भूकंप राहत के लिए, है ना। फिर सिक्स्थ बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? तो सिक्स्थ बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा थाईलैंड में। नेशनल विमेंस हॉकी लीग 2024-25 का विजेता कौन बना? नेशनल विमेंस हॉकी लीग 2024-25 का विनर बना है कौन? हॉकी हरियाणा। FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025, इसकी मेजबानी करेगा तमिलनाडु राज्य। गोरसाम कोरा उत्सव हर साल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? गोरसाम कोरा फेस्टिवल मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। और लास्ट क्वेश्चन हमारा था, इंडियन ओपन 2025 भारत का पहला PSA स्क्वैश कॉपर टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जीता है महिला वर्ग का, विमेंस कैटेगरी का, अनाहत सिंह ने, स्क्वैश की खिलाड़ी है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए लास्ट डे वाले हमारे। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, मकर संक्रांति किस भगवान को समर्पित त्योहार है? तो यह सूर्य देवता को समर्पित त्योहार है। अटल इनोवेशन मिशन किस वर्ष से शुरू किया गया था? भारत में यह शुरू किया गया था 2016 में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनाव आयोग से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 15 इलेक्शन कमीशन की बात करता है और नेशनल इलेक्शन कमीशन का उल्लेख आर्टिकल 324 में देखने को मिलता है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए हमारे लास्ट डे के। अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पर, है ना। आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का हेडक्वार्टर कहां स्थित है? पहला क्वेश्चन। भारत के पहले वायसराय कौन थे? और थर्ड, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इन तीनों ही क्वेश्चन के आंसर कमेंट पे दीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को, रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी के ट्रिक, दोनों ही एप्लीकेशन की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहां से आपको डेली करंट अफेयर की PDF भी मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कल के सेशन में फिर मुलाकात करेंगे डेली करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।